साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जिसका शीर्षक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 या कह सकते हैं यह पॉलिटी की बुक है, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस पुस्तक में टोटल 9 चैप्टर हैं। आज के दिन हम लोग जो इसका अध्याय 1 या चैप्टर 1 है जिसका शीर्षक है समानता, इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसके कई सारे पात्र हैं, जिन पात्रों के नाम थोड़ा सा हम लोग देख लें। जैसे कि इसमें आप एक व्यक्ति देख रहे हैं, छोटे लाल, जो कि किसान हैं। इसके अलावा मंजीत कौर जो हैं वो शिक्षिका हैं, तेजा सिंह जो हैं ये एक व्यापारी हैं, गिरीश राव एक छात्र हैं, और कांता देवी घरेलू कामगार हैं, और सुजाता कुमारी भी घरेलू कामगार हैं। कांता देवी और सुजाता कुमारी सहेलियाँ हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम जो समानता वाला चैप्टर है इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जो इससे पहले ये क्लास 7 की पुस्तक है, जो क्लास 6 वाली पुस्तक थी, वहाँ पर लोकतंत्रीय सरकार है उसके जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे कि लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। तो समानता जो है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को जो है यह प्रभावित करती है। मतलब लोकतंत्र की जो भी कार्यप्रणाली हैं उसको समानता का जो गुण है यह प्रभावित करती है। ये जो चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर, इस अध्याय में हम लोग समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं, यह हम कांता की कहानी से चर्चा को आरंभ करते हैं। तो कांता की कहानी को देखते हैं। कांता की कहानी प्रारंभ होती है चुनाव के दिन से। तो चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने के लिए, मतदान करने की बारी का इंतज़ार लाइन में खड़े होकर कर रही हैं, और दोनों आपस में बात कर रही हैं। बात क्या कर रही हैं कि इसमें जो कांता है वह सुजाता से कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट अर्थात मतदान डाल सकते हैं। और जैन साहब इनके जिस घर में यह काम करती है तो अर्थात इसके मालिक हैं, तो जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता कहती है हाँ बिल्कुल। अब इनकी बारी आती है, तो चल कांता अब तेरी बारी आई, सुजाता ऐसा कहती है। और जो कांता है वो कहती है मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लगाने का वादा किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लोग मतदान दे लेते हैं। और इस लाइन में और भी व्यक्ति खड़े हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान एक कारीगर हैं, शबनम बानो एक गृहिणी हैं, और वहीं ग्रेसी लैलिंग ये परामर्शदाता हैं, और आइजक लैलिंग ये सरकारी अधिकारी हैं, रुशखाना मिर्ज़ा ये मीडिया कर्मी हैं, और योगराज ये बेरोजगार व्यक्ति हैं, और अशोक जैन ये उद्योगपति हैं। ये लोग भी वोटिंग करने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब जब ये लोग जो कांता और सुजाता हैं ये अपना मतदान कर चुकते हैं, तो उसके बाद की थोड़ी सी कहानी है कि जो इनके साहब जैन साहब थे वो कहते हैं कि बाद में आना, मतलब घर पे काम करने के लिए। और कांता जो है उनको नमस्ते करती हुई निकल जाती है, और दोनों आपस में बात करती हैं। कांता जो है सुजाता से बताती है कि गुड़िया जो है, मतलब कांता की जो बेटी है, वो बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर उससे पहले साहब के घर अर्थात जैन साहब के घर काम करने जाना है और उनसे कुछ पैसे उधार लेके आना है जिससे कि वो अपनी बेटी का इलाज कर सके। अब जब यह घर पर आती है, घर पर अपने बेटी से कहती है कि लो यह पी लो, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मतलब कुछ इसको गर्म जो है लिक्विड पीने को देती है, और कहती है कि जब मैं शाम को लौटूंगी तो अपने साथ अस्पताल लेके चलूँगी। और इसके बाद जब यह काम करने के लिए निकलती है तो अपने मोहल्ले की जो दशा है उसको देखती है, और यह सोचती है कि गुड़िया अर्थात उसकी जो बेटी है वो बार बार बीमार क्यों नहीं पड़ेगी, और क्या होगा इस बस्ती में, जो इस बस्ती में रह रही, क्योंकि वह बस्ती जो है काफ़ी गंदी रहती है, यहाँ पर साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं होती है। और इसके बाद यह अपने साहब के घर जाती है साफ़ करने के लिए, जहाँ पर इनकी मैडम जो हैं घर की मालकिन, वो इससे कहती है कि किस तरीके से पोछा लगाना, मतलब कोने को अच्छे से साफ़ करना है। इसके बाद जो है कांता अपने मालकिन से पैसे भी मांगती है, और मालकिन जो है कांता को पैसे भी देती है। तो कहती है कि मालकिन जो है कांता से कहती है, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की जो आदत मत बना, समझी। मतलब एक एडवाइस भी देती हैं कि इस तरीके से पहले पैसे मत मांगा करो। और कांता जो कहती जी मैडम नहीं बनाऊंगी। और उस शाम को जो है कांता अपनी बेटी को लेकर के
अस्पताल जाती है और कहती है बस ज़रा सी देर और बेटी, और लाइन में लगी रहती है। और यहाँ जब लाइन में एक लंबी कतार में खड़ी होती है अस्पताल में, तो यह सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने, तो मतदान डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में लगना नहीं पड़ता। तो जो पहले जब वोटिंग के टाइम में जो एक समानता का भाव इसके अंदर था, वो यहाँ पर नहीं आता है। तो ये एक कहानी थी। अब इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये जो मताधिकार की समानता है, पहले इसको बात समझ लेते हैं। तो कहानी का जो प्रारंभ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कांता के वोट मतदान देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर वह जो है पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखते हैं हम लोग जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे कि लोकतांत्रिक देश में सब वयस्क लोग हैं उनको मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि हम लोग ने जो क्लास 6 की पुस्तक थी उसमें बताया गया है कि सार्वभौमिक मताधिकार इसको कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार जो है समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वह मतदान करने का हकदार है। कांता जो है वो मतदान देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है, जो मतदान की लाइन में खड़े होते समय उसके दिमाग में थी। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? यदि आप उसके जीवन की दिनचर्या को देखें तो वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर ही होती है। सुबह वो मतदान करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है और फिर शाम में अपनी बच्ची को लेकर के अस्पताल की लाइन में खड़ी रहती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े जो हैं अधिकांश लोग वो गरीब ही हैं, परंतु जो सुबह की लाइन मतदान वाली लाइन थी उसमें हर वर्ग के हर स्तर के लोग वहाँ पर खड़े थे। तो इस प्रकार से यह क्या है कि कांता के मन में किस प्रकार की दुविधा समानता को लेकर चलती है, वह यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अब हम कुछ अन्य प्रकार की असमानताओं की ही बात कर लेते हैं। तो कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका से हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर ये प्रकाश डालती हैं। पहला है, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जब आप किसी भी जो समाचार पत्र हैं उसके जो वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम होते हैं, यदि उसको आप उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें कि कुर्मी छत्री हैं, BSc माइक्रोबायो से है, इसके अलावा MSc बायोटेक हैं, B.Ed हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में जॉब करते हैं। इनके हेतु एक सजातीय वर चाहिए, मतलब इन्हीं की जाति का एक वर चाहिए। इसके अलावा दूसरा इसी में है ब्राह्मण, जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण है, ध्रुव कौशल गोत्र भी लिखा है, कलर क्या है, गौरवर्ण है, MA 3 विषयों में है एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स भी इन्होंने किया है। इनके लिए कन्या हेतु जो कन्या है उसे हेतु वर चाहिए और वो सर्व ब्राह्मण मान्य होना चाहिए। इसी प्रकार से तोमर राजपूत का दिया हुआ है। यहाँ पर एक और है कि जो लड़की चाहे वो क्या होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, BE कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए सजातीय मैचिंग वर चाहिए। तो इस प्रकार से आप जब वैवाहिक जो विज्ञापन आते हैं अखबारों में उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से
जो जात की प्रथा या जो जातिगत व्यवस्था है किस प्रकार से लोगों के दिमाग में हावी है और हमारे समाज में हावी है। भारत में सामान्यतः तो जो प्रचलित ये एक जातिगत व्यवस्था है उसके बारे में हमने यहाँ बात की। अब हम एक दूसरी कहानी देखते हैं। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ते हैं। तो दलितों के बारे में आप जो पिछले वर्ष की जो क्लास 6 की पुस्तक थी वहाँ पर भी बताया गया है कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का जो अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ होता है, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 में पैदा होते हैं और 2013 में इनकी मृत्यु होती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक रहे हैं और अपनी इनकी आत्मकथा जो थी उसका नाम था जूठन। तो अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते जो चटाई होती वो छोटी पड़ जाती थी, मतलब जगह ही कम रहती थी, इसमें उनकी चटाई भी नहीं फैल सकती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई पड़ते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे या पिटाई भी हो जाती थी। जब वो कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर जो है वो दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया, मतलब भर गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर जो हैं अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थीं। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर हो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो ये एक कहानी है, एक वास्तविक कहानी है जो दलितों की दशा को समाज में दिखाती है कि किस प्रकार से इनके साथ भेदभाव होता है। दूसरी एक कहानी है, एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। आप भी यदि अपने अगल बगल देखेंगे तो ऐसी घटनाएं आपको या कहानियां देखने को मिल जाती हैं। फिर भी शायद हम में से बहुतों पे इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। जो प्रॉपर्टी डीलर था डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय भी कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने अंसारी, तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। क्योंकि पड़ोस से मछली पकने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वह अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो यहाँ पर आपने 2 घटनाओं को देखा, एक अल्पसंख्यक समुदाय से जो संबंधित व्यक्ति, एक दलित समाज से, कि किस प्रकार से समाज में एक असमानता का जो है लक्षण दिखाई पड़ता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं मानवीय गरिमा के मूल्य के बारे में कि मानवीय गरिमा का मूल्य क्या होता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वह उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के
साथ असमानता का व्यवहार जो है वो जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। वाल्मीकि जी के साथ जो है वो जातिगत कारणों से और अंसारी जी के साथ जो है धर्मगत कारणों से यह असमानता का व्यवहार किया गया। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यदि बात करें तो उनकी जात के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने, दूसरी जो कहानी है अंसारी जी की, कि जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आज सम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वह उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि 1975 में जो दीवार मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें एक जगह पे सीन था कि फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का जो है वो फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये गरिमा को परिभाषित करता है, किसी व्यक्ति की गरिमा होती है। अब हम लोग भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात कर लेते हैं, इक्वलिटी की। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, मतलब यहाँ पर हम लोग देश के व्यक्ति की ही बात करेंगे, तो देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वह सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता जो है वो खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। मतलब संविधान में यह बताया गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं। जहां पहले भेदभाव, मतलब संविधान के पहले पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं जब से संविधान लागू हुआ। यदि हम संसद की बात करें तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। अब आगे चलते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। इन सार्वजनिक स्थानों में जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहरों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। कैसे लागू किया है? पहला तो कानून के द्वारा। ठीक है, समानता के अधिकार को कैसे लागू किया? दो तरीके से। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधा विहीन समाजों की मदद करके। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो आपका सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको 2030 तक हमें अचीव करना है, उसका जो उसमें 17 गोल बताए गए हैं, उसमें जो गोल नंबर 2 है वो किससे संबंधित है? वो जीरो हंगर संबंधित है, भुखमरी समाप्त करने से संबंधित है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के साथ समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील
जो स्कीम है वह, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना जो है भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। तो यह फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है मिड डे मील जो स्कीम है सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ की गई थी, तो तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। और दूसरी बात यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा, यह प्रारंभ कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को यह प्रारंभ होती है। और आगे चल करके 2001 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के भीतर या अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के जो ये मिड डे मील स्कीम है, इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए तौर पे आप बता सकते हैं कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि यदि हम स्कूल जाएंगे तो हमें एक टाइम का भोजन मिलेगा। और शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस जो है जब वो खाने की छुट्टी होती थी तो उसके बाद वो घर से वापस नहीं लौटते थे। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, मिड डे मील मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। वह माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा इस कार्यक्रम से यह जो स्कीम चलाई गई, इससे जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली। क्यों? क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मिड डे मील कार्यक्रम निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो यह उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पास कह सकते हैं कि भोजन का सहारा भी नहीं है, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासकीय जो कार्यक्रम, इस प्रकार की जो स्कीम है, वो अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मिड डे मील स्कीम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। मतलब आप देखेंगे कि जहां पे जो अमीर बच्चे जाते हैं या जिनके पास साधन है, जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और जो आपके सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो उन स्कूलों के स्तर, वहाँ के जो एजुकेशन कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, उनमें आप पूरी तरीके से डिफरेंसेस को देख सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार की क्या है, इनइक्वलिटी है। तो आज भी देश के कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में, जो लोगों के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। ऐसा नहीं कि यह एक ही दिन में बदल जाएगा। इसको मतलब लगातार चलाते रहने की जरूरत है, इस संघर्ष को, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। ये जो हमारा यह पुस्तक है क्लास 7 की, इसमें हम लोग इसी के बारे में और अधिक अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यदि हम थोड़ा सा बात करें कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे कैसे हैं, क्या हमारे देश में या हमारे लोकतंत्र में ऐसा है कि अन्य लोकतंत्रों में भी ऐसा कुछ मुद्दे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। नहीं, सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए
बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जो ब्लैक लोग होते थे उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, और जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। इसको लेकर के जो विद्रोह होता है, कब से होता है, तो रोजा पार्क्स जो 1913 में पैदा होती है, 2005 में इनकी मृत्यु होती है। तो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ये 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट जो है एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो याद रखिएगा, सिविल राइट मूवमेंट कब होता है, 1950 के अंतिम दशक में। इसके बाद 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम जो अमेरिका में लाया जाता है, उसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल, किसके नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर जो है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का एक वक्तव्य है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना जो है वो अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति जो है बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इनका एक वक्तव्य और था कि मनुष्य जो है वो नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उन आदर्शों, उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो ये दोनों ही वक्तव्य जो है BR अम्बेडकर जी के थे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा यहाँ पर जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंश हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि जो अमेरिका में 1964 का जो नागरिक अधिकार अधिनियम आया है समानता को लेकर के, उसी प्रकार से यह भारत के संविधान में भी समानता की बात की गई है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। तो इसके कुछ अंशों को, महत्वपूर्ण अंशों को देखें तो इसमें बताया गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, तो किन किन आधार पर क्या बेस है, तो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या लिंग या जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद का मतलब डिफरेंसेस करने का वो प्रतिषेध किया गया है। पहली चीज़ में कही गई कि राज्य जो है किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए आधार क्या क्या है, धर्म है, मूल वंश, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान, मतलब 5 आधार बनाए गए हैं। दूसरी चीज़ कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः मतलब अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब हर व्यक्ति जो है उसको उपभोग कर सकता है। आगे बात करते हैं लोकतंत्र की चुनौती के बारे में। तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। ये जो पुस्तक है इसमें हम लोग समानता का प्रश्न को भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, इस चीज़ को के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें उसको प्रभावित करता है। ये जो आप कह सकते हैं जो पुस्तक है इसके जो विभिन्न चैप्टर हैं उनको पढ़ते हुए यह विचार भी हमें करना है कि क्या सब व्यक्तियों की
समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। कुछ और चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि एक अधिनियम आया था 2016 में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ठीक है, डिसेबल लोगों के लिए। तो इसके अनुसार उनको, मतलब जो दिव्यांगजन है, उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। कानून जो है, यह जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, यह कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे कि भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाएंगे, स्लोप बनाए जाएंगे, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। परंतु यदि आप यहाँ पर एक फिगर देखें या आप अपने अगल बगल भी कई जगह पे देखेंगे, तो क्या आप देखते हैं कि जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे क्या सरकारों के द्वारा या वहाँ का जो प्रशासन है क्या उसके द्वारा इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं, स्लोप बनाए गए हैं? तो उत्तर होगा नहीं। तो पूरी तरीके से यह जो अधिनियम है इसको लागू नहीं किया गया है। अब यहाँ पर कुछ शब्दों को देख लेते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह क्या होता है? तो यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क, जैसे कि भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर जो वयस्क माने जाएंगे, जो जिनको वोटिंग करने का अधिकार है, वो 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के। तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। शुरुआत में 21 वर्ष वाले ही व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार था, बाद में संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से इसको 18 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा एक शब्द है गरिमा। गरिमा का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से, मतलब एक दूसरे को सम्मान देना। संविधान क्या होता है? संविधान यह वह एक डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार, तो दोनों का है, ऐसा नहीं कि देश की जनता के लिए या केवल सरकार के लिए, देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। इसके अलावा अगला है नागरिक अधिकार आंदोलन। तो यह एक आंदोलन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो इसको याद रखिएगा कि नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आप याद रखिएगा। तो यह चैप्टर जो है, यहाँ पर जो पहला चैप्टर था यहाँ पर समाप्त होता है या पूर्ण होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।